यूपी में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस वक्त सिद्धार्थनगर में भी चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव नामांकन का दौर काफी गहमा गहमी के साथ समाप्त हुआ। नामांकन के अंतिम 2 दिनों में कई दिग्गज प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया और अपनी अपनी जीत दर्ज करने अपने विधानसभा के विकास की बात कही। तो वहीं 306 डुमरियागंज विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों के विकास की बात पूछने पर बेहद तीखे स्वर में कहा कि सत्ता में आने के बाद जिनको विकास दिखाई नहीं देता उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा, तब उनको विकास दिखेगा। और 15 करोड़ दिया दिखाई नहीं देता। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई बचे हुए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। नामांकन करने वालों में शौरतगढ़ विधानसभा से अपना दल और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा और इसी विधानसभा से इसी गठबंधन से 2017 में निर्वाचित विधायक अमर सिंह चौधरी ने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन किया, जबकि बांसी विधानसभा से नवीन उर्फ मोनू दुबे, कपिल वस्तु से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ गुड्डू प्रमुख रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए शौरतगढ़ से अपना दल भाजपा गठबंधन प्रत्याशी विनय वर्मा ने कहा कि इस बार भी जीत उन्हीं की पार्टी और उनकी होगी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी लड़ाई में कोई नहीं है और जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखा जाए तो यूपी में चुनाव की शुरू होते ही नेता अपने अपनी जीत का दावा तो ठोक ही रहे हैं, साथ ही विकास के दावे भी कर रहे हैं। वैसे यूपी की जनता जानती है कि विकास कैसे हो सकता है। जो प्रत्याशी मैदान में हैं, जाहिर सी बात है कि लगातार विपक्षियों को निशाने पर ले रहे हैं और अपनी पार्टी की भूमिका, अपनी पार्टी की विचारधारा को सामने रख रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव के रण में बाजी कौन मारता है, क्योंकि प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो जनता का मत ही ये फैसला करेगा कि कौन सा प्रत्याशी कितना सही है और किस प्रत्याशी के विकास के दावे दमदार है। दौरान आपने ऐसा किया कि जनता मैंने इतना कुछ किया कि जो मैंने वृत्त पूरा बुकलेट बनवाई और दे दिया जनता को जी, और अगर हम बैठ के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से घंटों में ही पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ विजन है? अगर इस बार जीते तो आगे क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो जनता की जो सोच होगी उससे ज़्यादा करेंगे। कुछ व्यक्तिगत स्तर पे आपने सोचा होगा? हमने कभी घोषणा नहीं किया है, न घोषणा करेंगे, और जनता हमारी अपेक्षा यही करती है कि कुछ अच्छा करेंगे और उसी विश्वास पे जनता इस बार हमको भारी बहुमत से डुमरियागंज में जिताने जा रही है। तो जनता आरोप लगाती है कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। वो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, कई 100 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं। और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, तब उनको दिखाई देगा। महंगाई, गरीबी निरंतर बढ़ते रहना, विद्यार्थियों की बड़ी फीस, शिक्षा, किसानों के एमएसपी, किसानों के खेतों में छुटी हुई गायें जो ये 35 किलो देते हैं उससे ज़्यादा वो खा जाती हैं 1 महीने में उनका अनाज। ये सारे मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और शासन का भ्रष्टाचार। तो आप जैसे क्या विकास करेंगे अगर आप विधायक हो रहे हैं इस बार की बात से, तो क्या विकास करेंगे? ये बताओ, अब बात करने का तो मौका है नहीं। हम लोग तो बहुत दिन से विधायक रहे। ये नौगढ़ का कौन बनवाया? ये मुख्यालय, अस्पताल कौन बनवाया यहाँ का? यूनिवर्सिटी कौन बनवाया यहाँ का? बोलो। क्या विजन है? इस बार जीतेंगे तो इस बार जीतेंगे क्या बचा है? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास होगा ही। इस ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल तो है, मेडिकल कॉलेज हो गया तो अस्पताल हो गया है। यहाँ कमी है इंजीनियरिंग कॉलेज की। और रोजगार परक शिक्षा देने वाले विषयों को यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कराएंगे, जिससे जो लड़के पढ़ें वो निकलने बाद रोजगार पा जाए। यहाँ अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है। मेरा प्रयास होगा अगर यूनिवर्सिटी बन गई और मेडिकल कॉलेज बन गया तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस पिछड़े क्षेत्र में बनना चाहिए। कोशिश किया जाएगा। आप जानते हो उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ निवेश करने के लिए कोई आता नहीं है। उससे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तो बहुत निवेश हो चुका है,
उसी में निवेश में से एक हम मांगेंगे कि बाबा दूठू यूँ कर दो। चलिए। विधायक रहे, क्या किया आपने और क्या आगे के लिए विजन है आपका? देखिए, जब 2017 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया था, मैं चुनाव लड़ने आया था, तो इटवा में बताने गिनाने लायक कुछ नहीं था। ना कोई चौड़ी सड़क थी, ना कोई नगर पंचायत था, ना कोई राजकीय इंटर कॉलेज था, ना कोई राजकीय डिग्री कॉलेज था। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे अवसर दिया तो मैं ये सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और मेरा सौभाग्य था कि जब मैं विधायक बना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनी। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के सहयोग से हमने वो सारे वादे पूरे किए। आज राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार है, चलने वाला है। राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। 2 नगर पंचायतें इटवा और बिस्कोहर दोनों काम कर रही हैं, चलने लगी। और एक सड़क इटवा बांसी, इटवा बिस्कोहर तुलसीपुर स्टेट हाईवे हो गई। एक इटवा बिलवा हरलापुर कला न केवल मुख्य जिला मार्ग घोषित हुई, बल्कि 7 मीटर चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। शाहपुर सिंगार जोत मार्ग 7 मीटर चौड़ीकरण का 22 किलोमीटर का कार्य तेज़ी से चल रहा है। जगैया कटेला मधुआपुर कला मार्ग 17 किलोमीटर का 7 मीटर चौड़ीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। 50 नई सड़कें बनी हैं, तमाम सारी सड़कों की मरम्मत हुई है। खुनियाओं ब्लॉक में आज तक पशु अस्पताल नहीं था, वो बना। खुनियाओं और इटवा ब्लॉक में कोई सभागार नहीं था, सभागार बन रहा है। किसान कल्याण केंद्र बन रहा है। तो आज मुझे इस बात का संतोष है कि जो इटवा इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ केवल संप्रदाय की और जाति की लड़ाई करा करके चुनाव जीत लेते थे लोग, आज वह इटवा विकास के रास्ते पर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इटवा 2017 के पहले विकास की दृष्टि से शून्य था, अब विकास की दृष्टि से शिखर की ओर अग्रसर है। यदि जीते तो आगे के लिए क्या विजन है, क्या बचा? 3 बड़ी परियोजनाएं हैं, उसकी भी शुरुआत हम कर चुके हैं। एक मिनी स्टेडियम इटवा में बनाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव जमीन दे चुके हैं। प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया है, उसकी स्वीकृति होना बाकी है। रोडवेज बस स्टेशन आज तक इटवा में नहीं था, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े नेता रहे। सरकार ने 2017 में ही उसके लिए ज़मीन मांग ली थी, लेकिन बाजार के निकट ज़मीन नहीं मिल पा रही है। अभी इस नाते वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, उसको पूरा कराना है। और फायर स्टेशन इटवा तहसील में आज भी अपना फायर स्टेशन नहीं है, उसके लिए भी हम ज़मीन दे चुके हैं। अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार के पास पेंडिंग था, तब तक आचार संहिता लग गई। अगले कार्यकाल में ये तीनों परियोजनाएं पूरी हों। और एक नेशनल स्किल सेंटर भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, 12 एकड़ ज़मीन भी हमने उसके लिए चिन्हित करा करके और कौशल विकास विभाग को सौंप भी दिया है। अगले कार्यकाल में ये चारों परियोजनाएं पूरी कराने का प्रयास करेंगे। सर, आप शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा को लेकर खासतौर से अपने विधानसभा में आपने देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश की योगी सरकार के अंतर्गत सुधरी है। इसीलिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश 5वें पायदान पर था, 2021 पूरा होते होते पहले पायदान पर पहुंचा। सभी सरकारी स्कूलों की बात करें बेसिक शिक्षा की, तो बाउंड्री, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श ये नहीं हुआ करते थे 2017 से पहले, वो सभी स्कूलों में हो रहा है। उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला है, सिद्धार्थनगर को मिला है। 17 के पहले स्कूल शिक्षक विहीन होते थे, बहुत सारे स्कूलों में कोई टीचर्स नहीं होता था। सरकार ने 1,20,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की है, उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला है, सिद्धार्थनगर को भी मिला है। आज कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, आज शिक्षक स्कूल आते हैं, पढ़ाई होती है। 54 लाख छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बेसिक शिक्षा में बढ़ी है, सिद्धार्थनगर में भी हुआ। तो जो ऑपरेशन कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था बेसिक शिक्षा में, उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला है, सिद्धार्थनगर को भी मिला है। और सिद्धार्थनगर हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। सर, लाखों रुपए रंग रोगन और सब में खर्च हुआ है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए आज भी प्राथमिक विद्यालयों में टाट पट्टी दिखाई पड़ती है। नहीं, हमारे इस बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 बार में, एक बार आधे विद्यालयों में, दूसरे बार आधे विद्यालयों में हम फर्नीचर की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत बड़ी थी, बजट और फिर कोरोना इन सब चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे एक एक करके कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों में हुआ है, बहुत सारे विद्यालयों में होना बाकी है, जो अगले कार्यकाल में सरकार करेगी। तो इस बार क्या देखते हैं सरकार को लेकर, कितनी सीटें आप लोग जीतेंगे? जो जनता में उत्साह है, हम लोग तो घर घर जा कर के डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वोट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी सरकार के कार्यों से इतना खुश हैं कि मेरा अपना अनुमान, और वो भी लोगों से, जनता से संपर्क के बाद अनुभव के आधार पर जो अनुमान है, वो पिछली बार से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर, अभी एक प्रत्याशी आरोप लगाया है कि इटवा में कोई विकास नहीं हुआ है, और मंत्री जी कह रहे हैं स्वयं से शिखर तक हुआ है, लेकिन मंत्री जी का विकास हुआ, इटवा का नहीं। अब अगर राजकीय इंटर कॉलेज का बनना, राजकीय डिग्री कॉलेज का बनना, ITI पॉलिटेक्निक का निर्माण होना,
और पशु अस्पताल का निर्माण होना, 2-2 ब्लॉक में 1-1 करोड़ के 2-2 सभागार और किसान कल्याण केंद्र का निर्माण होना, 3 सड़कें 7 मीटर चौड़ीकरण 150 करोड़ का आना, 50 से अधिक नई सड़कों का बनना, एक स्टेट हाईवे का बनना, एक MDR का बनना और सिद्धार्थनगर में 11 सड़कें विलेज रोड से अपग्रेड होकर ODR हुई हैं, 9 इटवा का होना अगर ये विकास नहीं है तो ऐसे प्रत्याशी पर मैं क्या कहूँ, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें आपको कहा गया था कि जो है मैं वर्षा बंद कर दिया हूँ, कालीन भी बंद कर दें, इस पर नहीं, देखिए अलग अलग चीज़ें किसी समय की रहती हैं, किसी समय वायरल होती हैं। जब कोविड का दूसरा फेज आया था और आप लोग देख रहे थे मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, हम लोगों के पास फ़ोन आते थे, लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते थे, सुविधाएं चाहते थे, फ़ोन इंगेज रहता था और मुझे लगता था कि उस समय उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं था। उस समय कोई एक अभ्यर्थी बार बार मुझे नंबर बदल कर फ़ोन करता था और पंचायत के चुनाव चल रहे थे, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, पंचायत के चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में कोई नई भर्ती होती नहीं है। मैं बार बार उस अभ्यर्थी से कह रहा था कि बेटा अभी आचार संहिता भी है, लोग परेशान हैं, उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। जितनी बार मैं जवाब देता था हर बार वो नंबर बदलते थे, तो मैं उनसे यही कहा कि इस समय लोगों की जान बचाना, लोगों को अस्पताल पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप परेशान मत करो, नहीं तो फ़ोन बंद कर देना पड़ेगा। अब मैं भी मनुष्य हूँ, मैं तो कोई पत्थर का बना हूँ नहीं, मेरे मन में भी भाव हैं, तो अगर आप सब लोग कभी इस तरह की प्रतिक्रिया किसी को ना देते हों तो भाई आप लोग देव पुरुष हो सकते हैं। आपने कुछ विशेष किया जिससे जनता आपको चुनी? देखिए, कपिल बस विधानसभा में 59 नई सड़कें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में 59 नई सड़कें बनी हैं और 7 सड़कें 2 लेन की बनी हुई हैं, क्योंकि पूर्व में 15 वर्ष दूसरे दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और समाजवादी पार्टी के पिछले बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, लेकिन कपिल बस विधानसभा में एक भी सड़क उनके कार्यकाल में नहीं बना था। और जब भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने श्याम ननी राही को प्रत्याशी बनाया 2017 में, तो 59 नई सड़कें, 7 2 लेन की सड़कें, जिसका परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने लोकार्पण किया था और शिलान्यास किया था, जो सड़कें इधर पूर्ण होने के कगार पर हैं और जो अंजुली बसावटें ऐसी सड़कें कुछ शेष हैं, वो इस कार्यकाल में उसे हम पूर्ण कर लेंगे। विधायक जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने अपने विधानसभा में क्या कार्य किया? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में तो प्राथमिक विद्यालय थे, उनका सुंदरीकरण, शुद्धिकरण ये सब हुआ और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ आए थे। उन्होंने बच्चों को झंडी दिखाकर विद्यालय चलो अभियान के तहत उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उन्हें विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए दिखाया था। सर, एकाध विद्यालय आपने बनवाया, आपके प्रयास से कोई एकाध प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, जी, डिग्री कॉलेज कुछ बना? जी बने हैं, केंद्रीय विद्यालय बने हैं माननीय सांसद जी के 10 करोड़ हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार से लेकर के आए, REC से जो PSU होती है, उस 10 करोड़ को भारत सरकार के उपक्रम से लेकर के आया और आज उसी का नतीजा है कि सिद्धार्थनगर के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज बन गए, सरकारी विद्यालय। कायाकल्प जैसा विधायक जी ने उल्लेख किया, वो तो पूरे जनपद का हमने किया है। सभी भारत सरकार के PSU से हमने मतलब उन PSU सार्वजनिक उपक्रम से लगातार पैसा ला करके आपने देखा होगा कि जो सारा कायाकल्प का काम हुआ है ये हो रहा है। तो जब हमारी सरकार है केंद्र में, आज प्रदेश में है, तभी ये विद्यालय जहाँ जर्जर हो रहे थे, जहाँ विद्यालय गिर रहे थे, बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही थी, जहाँ टीचर नहीं थे, आज फिर से लोग बच्चों का अपना दाखिला
प्राइमरी स्कूल से करा के बेसिक से करवा करके कहीं दूसरे स्कूलों में डलवाते थे, प्राइवेट निजी स्कूलों में। आज फिर से जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, सिद्धार्थनगर से उन्होंने स्कूल चलो अभियान किया कि ये ड्रॉप आउट जो बढ़ रहा है, उसका नतीजा हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में प्रयाग के बाद नंबर 2 पे सिद्धार्थनगर जिला है, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल में इनरोल हुए। तो प्राइमरी स्कूलों में इतना सिद्धार्थनगर से ये सारी चीज़ें की गई, बीते 7 दशक हो गए हैं, आज भी प्राइमरी के बच्चों को स्टूल बेंच नहीं मिल पाया। देखिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप ये क्यों करें? 5 साल में आपने नहीं देखा कितना ट्रांसपेरेंट ढंग से उनको स्वेटर मिला, कितना ट्रांसपेरेंट ढंग से उनको यूनिफॉर्म मिला, कितना ट्रांसपेरेंट ढंग से उनको जूता मिला, और अब सीधे अभिभावक के खाते में मिल रहा है। मतलब हम जीरो, हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार की एक जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। इसमें बीच में शिकायतें आई तो ये हुआ कि 100% पैसा गांव के जाए वो खरीदे। तो आज मुझे लगता है कि लोगों को तो बच्चों को स्वेटर तक नहीं मिलता था, यूनिफॉर्म तक नहीं मिलता था, जूते तक नहीं मिलता, आज वो सब चीज़ें मिल रही हैं। और उन विद्यालयों में हमने 1000 विद्यालयों के फर्नीचर के लिए भी CSR कर दिया है और पैसा एक की स्वीकृत हो गई और विद्यालयों में धीरे धीरे उन विद्यालयों में होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में फिर हमारी सरकार बनेगी और सभी विद्यालयों में हम सबको बेंच स्टूल उपलब्ध कराएंगे, ये मेरा वादा है। कितने सीटें तक सर पहुँच रहे हैं? 10 तारीख में कितनी सीटें तक? पहले मैं 300 के पार था, 325 के पार, जिस तरह से नहीं नाम क्या है, किस विधानसभा से आप, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नवीन उर्फ मोनू दुबे मेरा नाम है और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा 304 बांसी से मैंने नामांकन किया है। क्या विजन है आपका? बांसी 32 सालों से बदहाल है। बांसी में एक परिवार का एक छत्र राज है, बीच में एक बार कभी रहा है, लेकिन हम लोग दुधमुहे थे तब से बांसी में एक परिवार का राजतंत्र चलता आ रहा है, जिनकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और बांसी के जनता की जो बेसहारी जनता है, जो बेसहारे लोग हैं, जो अस्पतालों में कोविड के टाइम तड़प रहे लोगों की आवाज़ उस ऊंची दीवार को फांद करके गई नहीं। इसलिए इस बार बांसी की जनता 2022 में बदलाव के मूड में है। निश्चित ही बांसी में बदलाव होगा। आपका मानना है कि बीते 32 सालों से वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप चले आइए गोसियारी से लेकर के खेसराहा मार्ग देख लीजिए, आप डिंडई से लेकर के गोसियारी मार्ग देख लीजिए, आप जिगनेवा से लेकर के चेटिया मार्ग देख लीजिए, आप धानी से लेकर के बांसी मार्ग देख लीजिए, आप मरवटिया से लेकर के सकारपार रोड देख लीजिए, अन्य दर्जनों सड़कें हैं। मैं अगर आपको गिनाऊं, चूँकि मैं लगातार क्षेत्र में चल रहा हूँ, ये 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में आपको एक घंटा लग जाता है। तो सड़कों पे अगर विकास हुआ होता तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बच्चे डूब जाते और इतना गहरा पानी होता। इतने आप जिस पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कुछ ही दिन पहले विधायक थे, तो क्या उस समय विकास नहीं हुआ? नहीं, हमारी पार्टी के विधायक मुझे लगता है कि 2007 से 12 तक रहे हैं और अब तो 2 टर्म हो गया ना। बीते 32 सालों में और बीते हम पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार की अपनी योजनाएं भी गिना दें। हमने बांसी विधानसभा में आप चले जाइए, मॉडल महाविद्यालय दिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए। आप देखिए, हमने खेसराहा में ITI कॉलेज दिया, महिला मॉडल महाविद्यालय दिया, जिगना आप जानते होंगे, जिगना पुल दिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये बड़े पुल हैं जो मैं बता रहा हूँ, 5 बड़े पुल जो आज़ादी के बाद कभी नहीं बने थे, वो पिछले 5 साल बने, जबकि हमारा MLA भी नहीं था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, इन सड़कों को हम बनवा करके बांसी को विकास से वंचित नहीं रहने देंगे। अभी कितना विकास अधूरा मानते हैं, क्या करेंगे आप? विकास के मामले में अगर बात करेंगे तो 10% भी विकास पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। इसलिए हम जनता ने आपको चुना तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप बांसी की जनता ने यदि मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं बांसी की जो जर्जर सड़कें हैं, 3 महीने के अंदर ये सारी सड़कें फिट होंगी। देखिए, मैं ये इनके 1 हफ्ते वाला झूठा जुमला नहीं होगा हमारा। 3 महीने सभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, विनय वर्मा नाम है मेरा। सौरतगढ़ 302 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। विनय जी, आप चूँकि बाहर से प्रत्याशी चुने गए हैं, ऐसे में कितना आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे? आप ये पहले बताइए, आप हम लोग सब गोरखपुर और बस्ती मंडल पहले एक ही था, कहाँ से बाहर से था हैं? लोग 900-800 किलोमीटर आके लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं तो बगल का हूँ और वो भी उस क्षेत्र का हूँ जहाँ से सरकार महाराज जी
और अपना दल जो गठबंधन है, अगल बगल के सारे लोगों ने मिलके चुना है मुझे, और अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग मुझे अपनाओगे। क्षेत्रीय स्तर पर चूंकि बड़ा ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़ा विरोध है कि नहीं बाहर के कैंडिडेट्स कोई पार्टियां ला रही हैं, खासतौर से सोहरतगढ़ में ऐसा फेरबदल बहुत देखने को मिल रहा है, इसको लेके क्या है? पहले आज मैं अपने लोगों से बात करूंगा और फिर आप लोगों फिर अब कल बात करते हैं इस विषय में। चलिए विजन क्या है आपका? अगर आप जीते, जनता ने यदि आपको चुन लिया तो आप क्या करेंगे? देखिए मुझे काम करना बहुत अच्छा है, मैं भाषण नहीं दे पाता, इतना मुझे मालूम। आपको मेरा इतिहास लेना है तो मैं गोरखपुर में निर्दलीय जिला पंचायत लड़ा था और बाहुबलियों के खिलाफ लड़ा था मैं। और आप पता करिएगा, आप लोग तो ऐसे हैं 2 मिनट में किसी का भी बायोडाटा आपके सामने और पेश कर देंगे, और जीता भी। आज तक कोई मुझे ये बोल दे 75 जिले में मुझे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव जी ने मुझे 75 जिले में सिंगल जिला पंचायत सदस्य जो मुझे अवार्ड दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत करने का काम करने का। कोई ये नहीं कहता। मैंने नियम ये बनाया था, जैसे मेरे यहाँ पर 40-50 लोग का, जैसे अब आप ये बोलें, अभी मैं इतना बड़ा नहीं, जब लोग मैं विधायक नहीं बनूंगा और आपको करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने नियम ये रखा था अपने यहाँ पर जिला पंचायत में, जैसे मैं 30 लाख का मुझे मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष काम देते थे, तो मैंने क्या करता था वहाँ के 10 लोग, अब काम तो कहीं ना कहीं अपने रोजगार देना है, तो मैं 3 लोगों को काम देता था, 4 लोगों को बांट के। मैंने कभी भी जात पात नहीं करा, कभी नहीं, किसी को नहीं दिखा, सबको 10-10 लाख का मैं इतना काम ला दिया। आज जिला पंचायत बस मेरे लिए वो ऐसी सीट था, वरना आज मैं वहाँ का जी। आप अपने आप को किसे जी लड़ाई अब ये मेरी आप क्या, ये तो आप तय करेंगे, मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो वो जनता तय करेगी किससे टक्कर है किससे नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के यही कह सकता हूँ, मुझ पर एक बार विश्वास करेंगे। आप अपने समाज, अपने लोगों का, अपने सारे व्यापारियों का, अपने मतलब कोई भी जात पात के ऊपर उठ के सब लोगों का इतना सम्मान करूँगा आप, और अपने सौरभगढ़ का इतना गारंटी देता हूँ जैसे आज तक मैंने गोरखपुर का दिया है। लोग आप पता करिएगा, यहाँ पर तमाम लोग अपने सौरभगढ़ से लेके गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल के तब लोग आए हैं। मैंने सम्मान नहीं खोने दूंगा। मुझे कोई किसी चीज़ की कैसी भी चीज़ वो नहीं करता, मैं मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल सकता। तो इतना कहूँगा, अपने सौरभगढ़ का इतना सम्मान बढ़ा दूंगा। ये 403 में एक अलग सी गिनती आएगी। चौधरी अमर सिंह, वर्तमान विधायक सोहरतगढ़। अब की बार मैंने आजाद समाज पार्टी से आज सोहरतगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है, और नामांकन करके आप सबको धन्यवाद देने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए बाहर चला है। चलिए, क्या विजन है, क्या करेंगे? जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। जनता तो मुझे जानती है, मुझे तो 17 से अपना पहरेदार बनाई है सोहरतगढ़ की जनता, और मैं सरकार में रह करके भी उन तमाम बिंदुओं पर जिनमें विसंगतियां रही भाजपा एनडीए की सरकार में, उसको लेकर लड़ा हूं मैं। आप तो चौथे स्तंभ से हैं, अब सवाल सब कुछ जानते हैं, जवाब भी आप सुन चुके होंगे कि मैं लड़ा हूं 5 साल लगातार हर मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसान के बिल के मुद्दे पर, और लोनबंदी के मुद्दे पर, और उसके बाद लॉकडाउन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर हम लड़ा हूं मैं तो बोला हूं, और शायद उस पर सरकार विफल नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि इनके साथ रह करके जनता के हित की बात हो सकती। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जब वो हारती है तब करती है। 4 दिन पहले तक सर सपा का प्रचार कर रहे थे आप। हाँ, यस, हुआ ये कि जब हमको वहां से, हमने तो छोड़ दिया था, मैं वहां से निकाला नहीं गया, मैंने इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पूर्व वार्ता के क्रम में समाजवादी 14 जनवरी को ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे लड़ाने के लिए सोहरतगढ़ से आश्वासन दिया था। इसी बिंदु पर मैं समाजवादी पार्टी में गया भी था, समाजवादी का साथ दिया था, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो मुझे लगता है मेरे साथ अखिलेश यादव जी ने धोखाधड़ी किया है। वैसे मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने सोहरतगढ़ के आवाम के साथ धोखाधड़ी किया, जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उन पिछड़े समाज के लोगों का साथ, दलितों के समाज, उन्होंने धोखाधड़ी किया है। ऐसे पिछले चुनाव में भी आपके साथ? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ किंकर है। मैं 302 सोहरतगढ़ विधानसभा से पर्चा भरा हूँ। मेरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? पहली बात तो है कि मैं सोहरतगढ़ विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं को सादर प्रणाम करता हूँ, और समस्या सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मूल समस्या वहाँ की ये है क्योंकि बरसात में सारे फसल डूब जाते हैं, जान माल की बहुत क्षति होती है। अगर मुझे
जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पहला काम करूंगा, मास्टर प्लान बना करके बाढ़ का जो समस्या है उसको दूर करूंगा। दूसरा काम करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और रोजगार पे काम करेंगे। और हमारा सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसको नया सोहरतगढ़ बनाएंगे हम। और नीतीश कुमार के अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई हम किसी नहीं मानते, जनता उसको आशीर्वाद देगी और